अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ईरान और इसराइल की जंग जो है अब वो शिद्दत पकड़ती जा रही है और दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और दोनों साइड्स जो हैं वो बड़े क्लेम्स कर रही हैं। फ़र्क यह है कि इसराइल जब कोई क्लेम करता है तो ईरान जो है वो घंटे 2 घंटे के बाद उसको एक्नॉलेज कर लेता है, चाहे वो उनके किसी आर्मी चीफ की डेथ हो, चाहे किसी और की शहादत हो, चाहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की शहादत हो, वो मान लेते हैं, उनकी जगह दूसरे बंदे अपॉइंट करके आगे कारवान का चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसराइल जो है वो उसको अभी डिस्टॉर्ट कर रहा है और इसराइल की वजह से जितना वेस्टर्न मीडिया है वो उन खबरों को डिस्टॉर्ट करता है। देखिए, मैं पहले दिन से मैं एक बात पे कन्विंस्ड हूँ और वो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि इसराइल की जो आर्म फोर्सेस है वो बहुत सुपीरियर आर्म फोर्सेस है, बहुत वेल इक्विप्ड हैं, हालत जंग में रही हैं इतने सालों से। सो दे आर बैटल हार्ड इन देयर ओन वे। और दूसरा, उनको आप दुनिया में देखते हैं, अमेरिका की ऐसे मदद है जिससे अमेरिका अपनी जंग लड़ रहा होता है, बाकी वेस्टर्न ममालिक की, नेटो कंट्रीज़ की इस तरह से हेल्प है जैसे वो अपनी फलाह के लिए और उसके लिए जंग लड़ रहे हों। तो उनको उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ईरान के ऊपर हमेशा से जो है लोगों को एक सवालिया निशान उसके ऊपर ज़रूर रहा, उसकी एबिलिटी के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि 40 साल हो गए, शायद ज़्यादा हो गए, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उस वजह से ना वो कोई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, ना कोई वो इक्विपमेंट ला सकते हैं, ना वो कोई स्पेयर पार्ट ला सकते हैं। आज भी मसलन वो फैंटम्स उड़ा रही हैं। फैंटम्स, अगर आपको याद हो, ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट है और इतना पुराना एयरक्राफ्ट है कि जो अमेरिकन पायलट्स हैं इस वक्त, अगर आप उनको दिखाएंगे वो पूछेंगे ये जहाज़ कौन सा और किस मुल्क का है, उनको खुद नहीं पता होगा। और उसके अब स्पेयर पार्ट्स वो कैसे लेते हैं, उसको अपग्रेड कैसे करते हैं, और जहाज़ की बहरहाल एक उम्र होती है। तो इरानियन एयरफोर्स जो है, हमें पता है कि वो निस्बतन कमज़ोर एयरफोर्सेस में उसका शुमार है, चाहे उसको 500 जहाज़ हैं, चाहे 600 जहाज़ हैं। लेकिन उसके बरक्स उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी और उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी मशहूर है और उसको काफ़ी यानी उनको उस पर मलका भी हासिल है। अब मुतवातिर क्लेम्स आ रहे हैं कि कल रात को जब ईरान ने 2 बैक टू बैक हमले किए थे मिसाइल्स के, तो वो सक्सेसफुल हो गए और लोग उसको डाउट कर रहे हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए। तो लोग कह रहे हैं कि जनाब 4-4 आयरन डोम है। बेसिकली आयरन डोम तो एक सिस्टम का नाम है, लेकिन इसराइल की जो डिफेंस है, एरियल डिफेंस है, वो 4 सिस्टम्स है। उसमें अमेरिकन भी है लेटेस्ट जो लगा हुआ, पेट्रियट मिसाइल्स का, आयरन डोम भी है, 2 और भी हैं। तो उन चारों सिस्टम्स को कैसे बाईपास किया? तो अब समझ आता है कि ईरान ने, देखे दोपहर के टाइम पे जब उन्होंने ड्रोन्स उड़ाए थे, कल 200 ड्रोन्स, तो हमने भी रिपोर्ट किया, हमने कहा जी वो ड्रोन्स कहाँ गए, अभी कोई इफेक्टिव नहीं, कोई पता नहीं उनका उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया। लेकिन बेसिकली इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, उसका रकबा बड़ा थोड़ा है। उन्होंने अपने ड्रोन्स जो हैं पूरे इसराइल पे फैला दिए और उसके ऊपर उन्होंने अपने मिसाइल्स मारते रहे उनको। वो ड्रोन्स को डाउन कर करके बड़े खुश थे। उनको पैसे का तो प्रॉब्लम नहीं है कि ड्रोन $600 का है, $800 का है, और मिसाइल जो है $7 लाख का है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने मारते रहे उसको। अब जब उसके बाद फ़ौरन बाद उनके मिसाइल्स गए हैं, तो देखें अब वो अगर बैटरी ने अपनी मिसाइल्स फायर कर दी हैं तो उसको रिप्लेस करना, उसको अपलोड करना, उसमें एक फिजिकल टाइम लगना है उसको। उस गैप में उनके मिसाइल्स आना शुरू हो गए। कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए हैं जो हमने देखी है, वीडियोस भी देखी हैं, तेल अवीव के ऊपर, हैफा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर। लेकिन कुछ मिसाइल्स हमने लगते हुए भी देखे हैं, टेलीविजन पे देखे हैं, सारों ने देखे हैं। अब ये क्लेम कि जी उनका जनरल हेडक्वार्टर उड़ गया है या मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ गया है, ठीक है, ईरान ये क्लेम कर रहा है, हमें उनकी बात सुननी है और माननी है। और क्योंकि जब इज़राइल क्लेम करता है कि जी हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को अटैक कर दिया, तो हम उनकी भी बात सुनते हैं और फिर वेट करते हैं कि ईरान तस्दीक कर दे उसकी। तो ईरान का जो रिस्पॉन्स है अभी तक, उसने मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को हैरान किया है और सरप्राइज़ किया है और प्लेजेंटली सरप्राइज़ किया है। और लेकिन आज की दुनिया में ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान जो है वो अपने से 7 गुना दुश्मन को उसने चंद घंटों के अंदर उसको धूल चटा दी, नाको चने चुपवा दिए।
यूक्रेन को बहुत इनहेरेंट डिसएडवांटेज है, और यही यूक्रेन के एडवांटेज भी एक्चुअली, कि वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे है। और रशिया को जिस चीज़ का प्रॉब्लम है वो यही है कि यूक्रेन उनके मुकाबले में छोटा ज़रूर है, उनके मुकाबले में कमज़ोर है, सब कुछ है, लेकिन वो उसकी टेरिटरी के अंदर घुस के वो क्विक रिस्पॉन्स टाइम जो है उनका, वो उनको बड़ा पेनफुल है रशिया के लिए। अगर ईरान और इजराइल आमने सामने होते या नेबरहुड में होते तो फिर इस जंग का नक्शा ज़रा सा डिफरेंट होता है। ज़मीनी फ़ौज भी होती, फ़िदायीन भी होते और लोग भी होते, लेकिन अब ये सिर्फ एरियल बैटल पे और मिसाइल्स के ऊपर मुहित है। जो क्लेम्स आए हैं कि 4 जहाज़ इसराइल के गिर गए, तो उसमें 2 F-35 गिर गए। एक F-35 की जो पायलट पकड़ी है उन्होंने, वो गालिबन F-35 की किसी और जहाज़ की, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नाम सारा है, और दूसरा पायलट F-35 का उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब लोग ये पूछते हैं कि ये F-35 कैसे गिर गया जी, ये ईरान गलत बता रहा है, गलत झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, F-35 की स्ट्रेंथ है कि वो स्टेल्थ है। स्टेल्थ का मतलब है नज़र नहीं आता, रडार पे डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन ईरान एक्चुअली स्वाई मिसाइल्स के और ड्रोन्स के, उसका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो 20वीं सदी का है, वो 21वीं सदी का तो है ही नहीं। तो ईरान के साथ जो उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि वो साइबर में नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में नहीं आ सकता, इन चीज़ों में नहीं आ सकता, यही उसकी एडवांटेज है। क्योंकि जो इसराइल की एडवांटेज है वो तो आईटी बेस्ड है, साइबर में है, ईडब्ल्यू में है, इन चीज़ों में है, तो वो ईरान का क्या लॉक करेंगे? वो मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, गाड़ी इधर करते हैं, उधर से फायर कर देते हैं, पिकअप पे लगा लिया, उधर कर लिया, उससे फायर कर लिया। अब आज मेरी एयरफोर्स वालों से बात हो रही थी और मैंने कहा कि ये F-35 गिरा कैसे है। तो एक बात तो क्लियर है, किसी डॉग फाइट में तो गिरा नहीं है, या किसी एरियल कॉम्बैट में भी नहीं गिरा। ये भी नहीं उसको कि टॉम कैट ने गिरा दिया। ईरान के पास टॉम कैट्स भी हैं 6 F-14 जो अमेरिका के हैं, और उसके पास फैंटम्स हैं बाकी, यानी उनमें से किसी जहाज़ ने नहीं उसको गिराया। होता क्या है कि ये है तो स्टेल्थ, अब रडार तो उसको डिटेक्ट नहीं करता, और ईरान के रडार्स इतने कोई आला नस्ल के रडार्स भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी की पोजीशंस के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट बराजेस बना दिए। बराज का मैं आपको एक सिस्टम समझाऊं, वो ये होता है कि फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक पुल है। अब इस पुल को दुश्मन ने बॉम्ब करना है, उसके जहाज़ ने आके, तो पुल के एंट्री पे और पुल की एग्जिट पे दोनों जगह पे आर्टिलरी या एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो अपनी गन्स लगा लेंगे और एरियल फायर शुरू कर देंगे अनलिमिटेड। अब मैं बिल्कुल आपको ट्रेडिशनल और कन्वेंशन वॉर का एक तरीका बता रहा हूँ। तो जहाज़ जो आएगा वो पहले इस बराज से गुजरना पड़ेगा उसको, यहाँ उसने बॉम्ब गिराया, और यहाँ से इस बराज के अंदर से उसको एग्जिट करना पड़ेगा। इन दोनों से निकलेगा तो वो उसकी किल मानी जाएगी और खुद बच जाएगा, और अगर कहीं पे ट्रैप हो गया तो वो ट्रैप हो गया। तो लगता ये है कि जो एरियल मिराजेस हैं, वो जो ये इन्होंने बराजेस क्रिएट किए अपने, या तो वो F-35 उसमें ट्रैप हुए, या एक और चीज़ ये भी है कि इनको पता था कि यहाँ पे प्लेन्स ने आना है और स्टेल्थ प्लेन्स वगैरह हैं। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हवा में इन्होंने, आप समझे कि 200-300 ड्रोन्स छोड़े हुए हैं तेहरान के ऊपर। अब ये जो ड्रोन होता है, इसकी एंड्योरेंस है या फ्लाइट टाइम जो है वो 18 घंटे भी हो सकता है, 20 घंटे भी आप उड़ा ही जा रहे हैं उसको कॉन्स्टेंटली। अब इतने ड्रोन जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, डिफरेंट एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ रहे हैं, और कोई आया और उससे टकरा गया या उसको एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर। लेकिन जो भी हुआ, ईरान का नाम आ गया कि दुनिया में सबसे पहला स्टेल्थ फाइटर जेट जो है 5th जनरेशन का, वो ईरान ने गिरा दिया। उस मुल्क ने गिरा दिया जिसकी अपनी एयरफोर्स को हम खाते भी नहीं ला रहे, जिसकी मिलिट्री को हम लोग समझ रहे हैं कि अभी कमज़ोर है या 20वीं सदी की है। उसने 21st सेंचुरी के 5th जनरेशन की जो वॉरफेयर है उसमें आके एक किस्म की सबकत ले ली। लेकिन अभी तो ये जंग शुरू हुई है। इसराइल को इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वो ईरान से बहुत दूर है, बड़े फासले पे है। ईरान के लिए वो फासला तय करना आसान नहीं है, जबकि इसराइल के लिए वो फासला तय करना चुटकी का काम है, बाएं हाथ का काम है, क्योंकि जितने बीच में ममालिक आ रहे हैं, मैं किसी एक का क्या नाम लूँ, वो सारे इसराइल फ्रेंडली हैं,
اور وہ اس کو ایڈ کر رہی ہیں. اور حالت یہ ہے کہ جو ایران میں آج صبح کو جاسوس انہوں نے پکڑے ہیں، اور میں کب سے کہہ رہا ہوں، یہ 1 سال سے کہہ رہا تھا، میں ایرانین ڈپلومیٹس کو میں ملتا تھا، ان کو بھی میں کہتا تھا کہ یہ انڈین سے بچو، ان کو تم نے اپنے ملک میں چھوڑا ہوا ہے، یہ تمہارے پیٹھ پہ چھرا گھونپیں گے. اور وہ آج جو انہوں نے پکڑے ہیں سارے کے سارے جو جاسوس تھے موساد کے، وہ سارے کے سارے انڈین سکھ ہیں جو نشاندہی کرتے تھے کہ یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے. فزیکل نشاندہی، اور فزیکل آپ سمجھیں کہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہاں سے پرووائڈ ہو رہی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہوگی تھوڑی بہت، لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے ان کو راؤنڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ انڈیا کے ہی جو کیمپس ہیں، را کے جو کیمپس ہیں جہاں سے یہ بی ایل اے والوں کو ٹرین کرتے تھے، وہیں پہ انہوں نے ڈرونز رکھے تھے، اور وہیں سے وہ ڈرونز اڑے جو انہوں نے ایران کے اندر اتنی تباہی مچائی اور اتنی بربادی کی ہے. لیکن بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے واٹ نیکسٹ. تو اب میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹ کو اس میں پڑھنا پڑے گا، بیچ میں اس کو روکنا پڑے گا. ایران کا ایک نیوکلیئر ری ایکٹر تو ہٹ ہوا ہے خبروں کے مطابق، اور اسرائیل بھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کے اوپر بھی خوف طاری ہوا ہے، کیونکہ کل نیتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل سے چلا گیا تھا میزائل اٹیک سے پہلے، اور یہ کنفرمڈ خبر ہے کہ کل وہ چلا گیا تھا وہاں سے، آج وہ شاید دوبارہ آ گیا، لیکن زیر زمین بنکر میں ہے. اب اس کو یہ یقین ہوا اچھا یہاں پہ میزائل نہیں آئے گا اس بنکر تک، تو وہ آ گیا وہاں پہ. تو وہ دنیا کے طاقتور ترین لوگ ضرور ہوں گے، لیکن ڈرپوک لوگوں میں بھی ان کا نام آتا ہے. اور میں ویسے بھی ان کو اس لیے ڈرپوک سمجھتا ہوں کہ جو عورتوں پہ اور بچوں پہ اور نہتے لوگوں پہ اسلحہ اٹھاتا ہے وہ کوئی بہادر تو ہو نہیں سکتا، وہ مرد بھی نہیں ہوتا، وہ تو انتہائی گھٹیا اور کمزور انسان ہوتا ہے جو جس طرح غازہ میں کر رہی ہیں. لیکن پہلی باری اسرائیل کے اندر سائرنز جو بجے ہیں اور جو خوف و ہراس کی لہر آئی ہے، اور کم از کم ان کو یہ تو پتہ چلا کہ غازہ میں ہم پچھلے کئی سال سے یہ کر رہے ہیں، اور وہ کس ٹریجڈی میں زندہ ہیں یا مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، اور ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. ہم کہتے خالی کیوں نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ ایک رات صرف ان کے ملک میں سائرن بجے ہیں اور سارے بنکرز میں چھپ گئے جا کے، اور سارے وہاں پہ ٹرنچز میں چھپ گئے، تو شاید ان کو احساس ہو جائے کہ یہ کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے، اور یہ اس سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے اس کو طاقتور کرے. اور ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس اس وقت، پاکستان کی کوسٹ گارڈز وغیرہ یہ سارے ہائی الرٹ میں، اسپیشلی بلوچستان کے علاقے میں، کیونکہ یہ ایسا موقع نہیں دینا چاہتے کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ سمجھ کے کہ پاکستان تو ایران کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کی جنگ کو آبزرو کر رہا ہے، تو وہ خدا نخواستہ ہمارے اوپر کوئی وار کرنے کی کوشش نہ کرے. تو پاکستان اس وقت فل الرٹ پہ ہے. اب F-35 گر گئے ہیں، 2 اور جہاز گر گئے ہیں. واٹ نیکسٹ؟ آج کی رات بڑی اہم ہے. آج مجھے لگتا ہے میزائلز کی بڑی بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنا خیر رکھے. دیکھتے رہیے، اسٹے ٹیونڈ. اس کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو مزید اپڈیٹس آپ تک خود پہنچیں گی. اللہ حافظ.